हफ्ते के आखिरी दिन एक बार फिर से मजबूत शुरुआत के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से दुनिया भर के बाजारों में हरियाली। और आइए हफ्ते के आखिरी दिन ऊपर खुलने के बाद किन लेवल्स पर रखनी है नजर और क्या हो नवंबर सीरीज की शुरुआत में आपकी स्ट्रेटेजी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है, वीकेंड सेशन है और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से ग्लोबल हैंडओवर तो अच्छा है। तो इन सब चीजों के बीच आपकी नजर कहां पर रहेगी सर आज बाजार के लिए? दीप, देखिए अमेरिकी बाजारों से मजबूती के संकेत आते हुए दिखे। जिस तरह से आप देखें, अगर कल की क्लोजिंग से देखें तो आपको नजर आएंगे 200 पॉइंट ऊपर, और अगर दिन के दौरान देखें तो दिन के निचले स्तर पर हुए बंद। महंगाई में नरमी के संकेत ही अमेरिकी बाजारों को जोश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच 3 नवंबर को एमपीसी की एक एक्स्ट्रा बैठक, इमरजेंसी बैठक, अचानक वाली बैठक जो आप कहना चाहें वो होने वाली है फेड की मीटिंग के तुरंत बाद। इस पर भी नजर आएंगी क्योंकि सरकार को उन्हें महंगाई को लेकर जवाब देना है। एसबीआई कार्ड्स, इंडस्टार और एक और कंपनी 3 टाटा केमिकल, इन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए और आज निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियों के आएंगे नतीजे। डॉक्टर रेड्डीज और मारुति अपने नतीजे पेश करने वाली है। वेदांता जैसी वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे भी आज ही आने, तो रिजल्ट्स के लिहाज से एक्शन आज भी रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, तो एक्शन तो भरपूर है हर जगह। नई सीरीज भी है सर, नतीजे भी हैं, दोनों पर आपकी राय भी लूंगा। पर एक बार जरा ग्लोबल स्क्रीन पर नजर डाल देते हैं। लगातार अच्छे संकेत ही आ रहे हैं। एक है ये आईटी की बिकवाली काफ़ी सिवियर होती हुई दिख रही है, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। जो नतीजे हैं कमज़ोर आए, मेटा 25% टूटा, बट अदरवाइज जो ग्लोबल हैंडओवर रहा है, यूएस जीडीपी देख लीजिए, बाकी संकेत देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड उनकी 3.9% पर आ गई। ये तो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। देखो, हमारे काम की सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, जो हमें देखनी है बॉन्ड यील्ड 4% से और नीचे। हमें जो देखना है डॉलर इंडेक्स, वो आप देखिए 110 के नीचे 110 110। आपको याद होगा दीप, काफ़ी समय हो गया इस बात को कि हमने कहा था कि जिस दिन डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे होगा आप 17,800 18,000 के आसपास निफ्टी को देखेंगे। राइट, लगभग। और आप देखिए एकदम दोनों कल एक साथ होते हुए दिखे, लगभग। सो मार्केट और वो बॉन्ड यील्ड का जो करेक्शन, डॉलर इंडेक्स का जो करेक्शन है वो परफेक्ट चल रहा है। तीसरा, जहाँ तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, मजबूती के साथ बंद हुए। कल हम बंद हुए तो कल हमारे क्लोजिंग के वक्त तो डाउ फ्यूचर्स सुस्त थे, उल्टे मेरे ख्याल 100 पॉइंट। हाँ, तो ज़्यादा ऐसा। तो उस हिसाब से अमेरिका में बढ़िया ही सेशन रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और नेस्डेक का गिरना तो पता ही था कि मेटावर्स की वजह से नेस्डेक को गिरना ही गिरना है। सो आई थिंक सारी सिचुएशन जो है ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कहीं भी कोई ऐसी खराबी के संकेत है नहीं। सो वहाँ से संकेत तो हम ठीक ही पड़ रहे हैं। अब रहा सवाल आपका आईटी शेयरों को लेकर कि वहाँ पर जो पिटाई हो रही है, दीप, यही वजह है कि हम अब तक भी आईटी शेयरों पर पॉजिटिव नहीं हुए। आपको याद है, मैं लगातार ही कह रहा हूँ कि मैं आईटी शेयरों पर पॉजिटिव मार्च वाली तिमाही में होना शुरू करूंगा। अभी भी ये दिसंबर वाले रिजल्ट निकल जाने दीजिए। मार्च वाले रिजल्ट जो खराब आएंगे वहाँ पर हम सोचेंगे कि अब आईटी शेयरों पर क्या व्यू लेना, क्योंकि अगर आप आईटी शेयर लेंगे तो वे अगले 6 महीने आपके पैसे नहीं बनेंगे। ये हमारा व्यू बहुत क्लियर था। इस बार रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आए क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम कर ली। ये हमारी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रिजल्ट थोड़े से सबको बेहतर लगे, हर आईटी कंपनी का रिजल्ट बेहतर लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबने नीचे कर ली थी। लेकिन अल्टीमेटली आईटी शेयरों के लिए ग्लोबल मूड माहौल बहुत ज़रूरी है। रुपए की कमजोरी थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट्स उतने खराब नहीं दिख रहे हैं। राइट, लेकिन बाहर अगर आप देखें, अमेरिका में जिस तरह का प्रदर्शन इनका दिख रहा है, दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें अमेरिका और यूरोप की अभी भी आईटी कंपनियों को थोड़ा झेलनी पड़ेगी। होता ही है दीप कि कुछ समय तक जो रेसेशन का खतरा होता है, मंदी का खतरा होता है, उसमें खर्चे कम किए जाते हैं, आईटी बजट कम होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वापस आईटी बजट बढ़ते हैं और वो इसलिए बढ़ते हैं कि आपको कॉस्ट कटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईटी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड है 6 से 9 महीने का, वो आईटी कंपनियों को परेशान करता है। वो ट्रांजिशन पीरियड हमारे हिसाब से मार्च तक खत्म होना चाहिए। तो मार्च तक हम आईटी कंपनियों पर कॉशियस है। मार्च के बाद रिव्यू करेंगे, उस समय ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और तब लगेगा तो हम डेफिनेटली खरीदारी के बारे में सोचेंगे। तब तक क्या है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी हो जाएगी, आप लेके बैठे भी रहेंगे, चलो घटे ना भी, लेकिन आप इसलिए तो कोई शेयर नहीं खरीदते कि वो ना घटे, आप तो इसलिए खरीदते कि बढ़े। तो अगर बढ़ने के ट्रिगर्स अभी है नहीं, और स्पेशली इन नतीजों को देखने के बाद जो अमेरिका में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें लगता है अभी भी आईटी शेयरों पर हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए खरीदने के हलवा। ट्रेडिंग के बीच में जो मिलेंगे 4-5% की ट्रेडिंग का मुंह मिला, कर लिया, खरीद दे दिया, ले लिया, वो ठीक है अपनी जगह। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या तो आप अगले 6 महीनों में धीरे धीरे पैसे लगाएं, या अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखकर फिर सोचें, वो ज़्यादा ठीक है। ये ग्लोबल ये प्रेशर आपके पास ऑप्शन बहुत है ना। मैं सीमेंट लूंगा, पेपर लूंगा, टेक्सटाइल लूंगा, लीकर लूंगा,
आई मीन शेयर, फ्राइडे ऑप्शन बहुत सारे हैं। सो क्यों हम उसी में जाना है? हाँ, लेकिन हाँ, कई लोगों को लगता है अगर वैल्यूशन सस्ते हैं, 4,000 वाला टीसीएस आपको 3,000 में मिल रहा है, लेना चाहिए। हाँ, तो फिर आपका व्यू भी 3 साल का होना चाहिए। करेक्ट। 3 साल का व्यू तो 3,000 में ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना? लेकिन आपका व्यू 3 महीने का है तो फिर मुझे लेना ही क्या, फिर मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, है ना? सो इसलिए अगर आप छोटा 3-6 महीने का व्यू रख रहे हैं, अभी भी इंतजार करना है, 3 साल का व्यू तो धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये तो रही आईटी की बात, और ग्लोबली भी आईटी इस समय तो थोड़ी परेशानी में है। बट इलॉन मस्क साहब को किसी ने बोला नहीं, उन्होंने तो खरीद लिया ट्विटर, खत्म भी हो गई डील, आते ही लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया। गजब के भाई, मतलब कमाल ही है, मतलब है। मैं अगर मेरा एक ये देखा वीडियो ये वीडियो देखा है, गजब ही है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इतने पैसे होने के लिए ऐसी हरकतें जरूरी है, या जिसके पास इतने पैसे हैं वो ऐसी हरकतें कर सकता है? आई थिंक दूसरा है, वो पैसे हैं वो तो करेगा। मतलब वो तुलसीदास जी भी बोल के गए थे, समर्थ को नहीं दोष घुसाए, जो समर्थ है उसकी गलती कौन निकाले, राइट, है ना? हाँ भाई, वो कैपेबल है, पैसे वाला है, पावरफुल है। बट पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, अगर ट्विटर के सीईओ, सीएफओ, किसको निकाले, सीईओ, सीएफओ, लीगल हेड, हाँ, सिक्योरिटी हेड, ये सब लोग इतने खराब है तो ये कंपनी आपने खरीदी क्यों? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक हो सकता है चेंज ऑफ मैनेजमेंट होता है, चेंज ऑफ प्रमोटर होता है, तो वो बोलता है मैं अपने आदमी लाऊंगा। कई जगह होता है, कई सारे बिजनेस में होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बिल्कुल फेयर इनफ। मतलब एकदम आप ऐसे निकाल के, मतलब आज मैं आया हूँ, आज से तुम नहीं हो। अरे भाई, हैंड ओवर टेक ओवर ले लो, ढंग से समझ लो क्या है, मतलब क्या है क्या नहीं। ये है ना, ये पता नहीं, ये भगवान जाने, अपनी थॉट प्रोसेस में मिलता नहीं है सब। अपने ऐसी सोच है नहीं समझ बहुत, मतलब इसके लिए वो एक्सट्रीम, मतलब क्या कहना चाहिए, इमोशनलेस वाले आदमी, जिनके मतलब इमोशन है ही नहीं, इस तरह के लोग चाहिए। ये ऐसे प्योर अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री में ऐसी कैपिटलिस्ट सोच रखने वाले लोग ही हो सकते हैं, इनको कोई भावना से मतलब ही नहीं है, मतलब। और ऐसी सिचुएशन कई बार ये अपना ही नुकसान करते हैं। आज अगर इन सब लोगों ने, जो ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने इस लेवल तक कंपनी पहुंचाई, तभी तो आपका खरीदने का मन हुआ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अब तक तो यही चला रहे थे। और अगर ये ढंग से नहीं चला रहे थे या यहाँ तक नहीं पहुंचे और ये कंपनी अच्छी नहीं, तो फिर खरीद क्यों रहे? एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा पता नहीं, बट ठीक है, ये तो खैर उनका अपना है। आपने पूछा तो मैंने अपनी राय दे दी बिना मतलब की, बट बाकी ठीक है, देखते हैं एलन मस्क साहब। मैं तो इंतजार इस चीज़ का नहीं है कि मस्क साहब ने ट्विटर कर लिया। अब दो चीज़ें होंगी, एक तो ट्विटर का भरपूर यूज, मिसयूज, जो करना है करेंगे, जो करना है सब करेंगे, बिल्कुल। और दूसरा, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ ट्रम्प साहब को वापस ले आए। ट्रम्प साहब के दोस्त हैं एलन मस्क साहब, उनकी गहरी दोस्ती, जानी पहचानी है। बस अब ट्रम्प साहब वापस आ जाए ट्विटर पे, तो रोज थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहे। लग रहा है, ऐसे स्पेकुलेशन चल रही है कि जो बैन लगा हुआ है शायद हट जाए। पता नहीं, वो तो हटेगा, अनवेरिफाइड है, बट पता नहीं हटेगा, वो तो 100% हटेगा। हो सकता है इन्होंने खरीदने का सोचा ही तब हो जब उन्होंने ट्रम्प को हटा दिया हो ट्विटर से। तो बोले अच्छा, मेरे दोस्त को हटाया, ठीक है, देखता हूँ, तुम्हें खरीद लेता हूँ। 2 साल में कर लिया। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए, अब एंटरटेनमेंट की नई डोज यहाँ से आने वाली है, नजर रखिएगा इस अपडेट पर भी। बट ट्विटर का टेक ओवर हो गया है कंप्लीट। अच्छा सर, कंप्लीट तो हो गई पिछली सीरीज भी, और नई सीरीज की शुरुआत हो गई है। 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें रही। एक, जो पिछली सीरीज में आपने कहा भी था 13% की एफआईएस की लॉन्ग थी, कम है, यहाँ से बाजार बाउंस बैक करेगा। बढ़िया बाउंस बैक बाजार ने दिखाया, रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 800 पॉइंट दूर आ चुका है निफ्टी। अब नई सीरीज कैसी दिख रही है? पता नहीं, ऐसा क्यों? नहीं पता है। जहाँ क्लैरिटी होती, मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ, नहीं क्लैरिटी तो नहीं है। जरूरी थोड़ी कि कुछ बोलना कि अच्छी लग रही है या खराब लग रही है, नहीं पता तो नहीं पता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन, पिछली सीरीज में जब हमने एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन शुरुआत की थी दीप, तब 13% से की थी। इस बार 59% है, जो हायर साइड पे, तो वो मुझे कंफर्ट नहीं देता जी सर, कि भाई आप हल्के चल रहे हैं एफआईएस की। 13% में कितना बेच देंगे? करेक्ट, 59% में बेचने की जगह होती है। सो काफी कुछ शॉर्ट्स एफआईएस ने इस एक्सपायरी पे काट लिया, इसलिए मुझे तेजी की तरफ कंफर्ट नहीं देता। तो क्या फिर मंदी होनी चाहिए? दूसरा सवाल, नहीं, वो भी कंफर्ट नहीं आता। वो भी कंफर्ट नहीं, क्यों? उसका रीजन बता रहा हूँ। लास्ट अगस्त की सीरीज थी, अगस्त की शुरुआत में 57% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पे हम गए थे,
उस सीरीज में 600 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था और 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था। सो हम उस समय 57% पे जाने के बावजूद बढ़े थे। सो ट्रेंड ऐसा है नहीं कि आप 60% पे जाएंगे, 57% पे जाएंगे तो बढ़ ही जाएंगे, 13% पे जाएंगे तो बढ़ेंगे, ये कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये डेटा मुझे क्लियर है। राइट। तो इसलिए पिछली सीरीज को लेकर हम पॉजिटिव। अच्छा, तीसरी बात, इस सीरीज को लेकर समझ में भी नहीं आता कि इस सीरीज का रुझान कैसा है। बहुत ही मिला जुला सा रुझान है। ठीक है, कैसे? पिछले साल नवंबर की जो सीरीज थी 2% घटे थे हम। उसके पहले 3 सीरीज में हम लगातार बढ़े, 2018, 19, 20 वाला तो समझ में आता है कि कोविड के बाद वाली रैली थी, वो हटा दो। तो 2018, 2019 में भी बढ़े थे। ठीक है, तो अब ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली, अच्छा उससे पहले तीन सीरीज लगातार घटे थे। सो नवंबर की सीरीज को लेके क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं। करेक्ट। कि ये तेजी होती है, मंदी होती है, और ऊपर से ये कंफर्ट, तो अपने एकदम दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है सीरीज में। अच्छा। हाँ, हम क्या करेंगे वो मैंने डिसाइड कर रखा है। हम इस सीरीज में ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से चलेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। देखो, या तो हमारे पास हमारी अपनी क्लैरिटी है तो हम उस हिसाब से चलेंगे। इस बार हमारे पास अपनी क्लैरिटी नहीं है। जब अपने पास अपनी क्लैरिटी नहीं तो किसी और को देखना है, किसी और को देखना है तो हम डाउ को देखेंगे। बहुत क्लियर है। तो मैं इस वक्त है ना बहुत ज़्यादा, हाँ, रहा सवाल सीरीज की शुरुआत में हम पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद पहले हफ्ते तक तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब मैं आपको सीरीज को लेकर जो एक इंटरेस्टिंग डेटा दे देता हूँ जी। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं तो आपको डायरेक्शन कैसे बनाना है। 18,100 ये लेवल नोट करके रख लीजिए। ओके। 18,100 के ऊपर निकल कर टिके तो आप लाइफ हाई बना लेंगे, नई तेजी में चले जाएंगे इस सीरीज में। 18,100 के ऊपर 17,400 इसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू कर गए तो फिर आप वापस 16,800 आ जाएंगे। 17,400 के नीचे 16,800 का रास्ता खुलेगा, 18,100 के ऊपर 18,600, 18,800 का रास्ता खुलेगा लाइफ हाई का। बस 17,400, 18,100 में टाइम पास करना है आपको इस सीरीज में, जब तक इस रेंज में किसी एक भी और। अब आपको डायरेक्शन क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है, मैं कंफ्यूज करके नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चूंकि ये नहीं पता कि हम 18,100 पार करके ऊपर जाएंगे या 17,400 तोड़ के नीचे आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीरीज का डायरेक्शन अभी पुराने डेटा के लिहाज से और अभी जो डेटा इस सीरीज के बने उससे क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं इस सीरीज की शुरुआत में। समझ गया। ठीक है ना? सो इसलिए हम 18,100 पे नजर रखेंगे। जब 18,100 को निर्णायक तौर पे पार करके टिक गए कर गए और तेजी करेंगे। 17,400 के नीचे आकर नीचे जाने की कोशिश की, वहाँ पे अपने को अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। तो 400 पॉइंट आपने ऊपर के छोड़ दिए, छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको मंदी है और काटनी है, 300-400 पॉइंट ऊपर के छोड़ दो, 18,100 के बाद काट लेना। और इन लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता देता हूँ। 18,094 हमारा हाई था, जहाँ से हमने करेक्शन देके 15,200 तक करेक्शन दिया। करेक्ट, लगभग 2,000 पॉइंट, सॉरी 3,000 पॉइंट का। ठीक है, वहाँ पूरा का पूरा रिकवर करके हम वहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार भी दीप है ना 17,800 के लेवल से हम घूमे थे और करेक्शन हमारा 16,700 तक का हुआ था। ठीक है, इस बार भी हम 17,800 पे आ गए, इसीलिए बार बार 17,800 पे रुक भी रहे हैं। तो 17,800, 18,100 ये 300 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है ऊपर के लिए। इसको पार करने में पसीना आएगा, और पसीना कितना आ रहा है वो आप देखिए। 4 दिनों से 3 दिनों से ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे हैं। अमेरिका भरपूर तेजी कर रहा है, डॉलर इंडेक्स आपके फेवरेबल है, रुपया आपका मजबूत हुआ है, बॉन्ड यील्ड कम है, फिर भी आप दिल पे हाथ रख के बोलो जितना बढ़ना चाहिए क्या हम उतना बढ़ रहे हैं? नहीं। जवाब है ना, बिल्कुल। इससे ज्यादा हम पहले ही बढ़ जाते थे। यस। जब अमेरिका गिरता था 1,000 पॉइंट तो हम बढ़ जाते थे। अब ये बढ़ रहे हैं तो हमसे नहीं बढ़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो लेवल आ गया है जहाँ पे सप्लाई है। तो 17,800, 18,100 की रेंज में लॉन्ग करने के पहले आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कैसे? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग करें तब तो परफेक्ट है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आप बहुत ऊपर के लेवल पे लॉन्ग कर रहे हैं, अनलेस कि एक ब्रेकआउट आपको 18,100 पे मिल जाए। नहीं तो पता चला कि आप फिर 18,100 के आसपास, 18,000 के आसपास, 17,800 पे लॉन्ग हो गए, फिर 1,000 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे आ गया तो फिर आप अटके हुए, फिर अगली बार फिर से भाव का इंतजार करें। तो ये रिस्की जोन में अभी हम हैं। 17,400 क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे खराब हो गए। 17,425, 17,575 ये 150 पॉइंट की रेंज में हमने बहुत टाइम पास किया ब्रेकआउट देने के पहले जी। सो अब हम 17,400 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हमारा 16,800 का रास्ता खुलता है। सो बस कुछ दिमाग मत लगाओ, डाउ को देखो, 17,400 को देखो, 18,100 को देखो, डायरेक्शन क्लियर। बस समझ गया सर, एकदम क्लैरिटी है। क्लैरिटी आ गई बिल्कुल। तो अब थोड़ा वहां से संकेत लेना।
समझ क्या गया। क्या करेंगे अब, जो है सिचुएशन, अपने पास में जो डेटा है, जो डायरेक्शन, उस हिसाब से अपने को डिसाइड करना है, तो अपनी ये स्ट्रेटजी है। समझ गया सर। ये तो रही आपके लिए सीरीज की बात, 18,100 के ऊपर बहुत अच्छे, 17,400 के नीचे कमजोर। बट थोड़ा आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले, ये जो 17,800 की जो बाधा रही है और जो आप कह रहे थे इस हफ्ते अच्छे संकेत थे, लग रहा था क्रॉस हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया, इससे कुछ समझना है क्या सर? समझना तो चाहिए दीप। अब इससे समझ, एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि आप कंजेशन जोन के पास है, दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि आपकी आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका कल हल्का सा जिक्र हमने ये किया भी था कि करेंसी 80 वाली 83 जो हो गई, उस वजह से हमारे मार्केट जो पहले जितना बेहतर हो रहे थे, अब अगर आप देखें ये लास्ट राउंड में हमारी करेंसी भी उतनी गिरी जितनी दूसरी ग्लोबल गिरी है, करेक्ट। सो अब हम करेंसी के मामले में भी आउट परफॉर्म नहीं करें। अगर हमारी करेंसी आउट परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम आउट परफॉर्म कैसे करेंगे मार्केट को? जी, करेक्ट। सो अब वो धीरे धीरे इंडिया की आउट परफॉर्मेंस कम हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, कम हो रही है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक जो सामने करेंसी वाला मामला है, दूसरा ये कि हम पहले भाग चुके हैं, अमेरिका जितने हम गिरे नहीं, राइट, है ना, और तीसरा ये कि आप ऐसी जगह पे 18,000 के आसपास जहां पर हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब जैसे कोई एफआईज है, समझो उसको 2 बिलियन बेचना है, 3 बिलियन बेचना है, वो 18,600 का थोड़ी इंतजार कर, आज 18,600 आज मैं 3 बेच दूं। करेक्ट। जिसको 2-3 बिलियन बेचना है उसको तो रोज बेचना पड़ता है, तभी होगा। हाँ, वो तो 17,800 से बेचेगा तब 18,600 तक बेच पाएगा। करेक्ट सर, है ना, और जिनको लेना है उनको भी टुकड़ों में लेना पड़ता है। सो आई थिंक जो लॉन्गर टर्म व्यू लेकर जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो लोग थोड़ी हल्के भी कर रहे हैं, राइट, राइट। और एट द सेम टाइम जब ब्रेकआउट होते हैं ऊपर की तरफ, तो हेज फंड्स हैं, जो शॉर्ट टर्म एफआई ट्रेड्स होते हैं, वो आपके लिए खरीदने में आते हैं, राइट। इसलिए आपको फिगर में वो नहीं दिखता, लेकिन एफआई की फिगर आपको लगता है बाय फिगर आ रहे हैं, लेकिन बाय फिगर सेल फिगर में भी क्वालिटी होती है। एक डे ट्रेडर दम लगा के खरीदारी करता है, आपको पता है वो थोड़े समय के लिए, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आके 3 साल के लिए पैसा लगाता है, उसने ले लिया, वो बेचता नहीं है। दोनों की खरीदारी की क्वालिटी में फर्क है। Yes. सो अभी एफआईज के जो डेटा बन रहे हैं वो डेटा शॉर्ट टर्म एफआईज के ज्यादा आ रहे हैं, मजबूरी की खरीदारी ज्यादा है, मजबूती की नहीं है। मजबूती की नहीं है, करेक्ट। क्या अब हम मिस कर गए, 18,000 आ गया, शॉर्ट हैं या नहीं, थोड़ा तो लेना पड़ेगा, अंडरवेट हो गए, वो लोग ले रहे हैं। एक ये नहीं यार मुझे इंडिया चाहिए, लेना ही है, अब 18,000 पे वो खरीदारी नहीं आ रही, ये थोड़ा सा फर्क ये थोड़ा सा फर्क हो गया, समझ गया सर। ठीक है, तो ये है आपके लिए फर्क, किस तरह की बाइंग और क्यों 17,800 पर हम अटक रहे हैं। चलिए फिर आज का सेटअप भी समझते हैं, कुछ स्टॉक्स पर भी आपकी बात करूंगा सर, बट नई सीरीज की शुरुआत है, क्या है आज के संकेत? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव ही हैं, घरेलू फंड्स के नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है लगातार आपके लिए। 17,650, 17,725 आज के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे 17,525, 17,575 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह, कल और आज के लेवल में कोई खास बदलाव हुआ नहीं, वही है। ऊपर की तरफ 17,775, 17,825 की रेंज, इसके आसपास हम खुलने चाहिए, 17,800, 825 के आसपास, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 17,875, 17,975 ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग बेचने की जगह आपके लिए बन कर आएगी निफ्टी पे, और 17,975, 18,000 के आसपास आए तो ज़रूर बेचना भी चाहिए। कल भी कहा था, आज भी फिर कह रहा हूँ, राइट। बैंक निफ्टी 41,025, 41,125 आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, गए तो फिर 40,650, 40,800 अगला अहम बड़ा सपोर्ट लेवल आपके लिए निकल के आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ 41,425, 41,525 3 दिन से हम इसी रेंज में जाकर रुक रहे हैं, आज भी यही होगी। पार करके टिके तो लाइफ टाइम हाई 41,840 का है, उसके आसपास पहुंचेंगे 41,825, 41,975, ये ऊपर के लेवल हो सकते हैं जहां तक जाने की कोशिश हमारी हो सकती है बैंक निफ्टी पर। समझ गया सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट 17,735 पे हम बंद हुए, 17,700, 650, 603 छोटे लेवल है, 575, 525 दो बड़े आगे के बड़े लेवल। 17,525 के नीचे का फिलहाल मैं लेवल नहीं देख रहा आज के लिए कम। ठीक है, ऊपर की तरफ 17,775, 800 और 825 ये छोटी रेंज है, यहाँ खुलेंगे, फिर देखते हैं और कितनी ताकत बनती है। 875, 925 मीडियम रेंज है, और 975 का फाइनल लेवल है। 18,000 के ऊपर की आज कम से कम मैं नहीं देख रहा जाते हुए, तो नीचे मैं 17,500 के नीचे नहीं देख रहा, ऊपर 18,000 के ऊपर नहीं देख रहा। फिलहाल इस रेंज को बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 41,300 पर आप कल बंद हुए, सो 41,175, 41,125 और 41,025 ये 3 छोटे लेवल है जो विजिबल है। 40,900 का लेवल मीडियम लेवल है, 40,800 और 40,650 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ
41,450, 41,525 दो छोटे लेवल है, 41,675, 825 मीडियम लेवल है, और उसको पार करके निकले तो 42,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है। उसके ऊपर तो खैर 41,840 के ऊपर तो लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का, जो फिर देखते हैं कहाँ जाके रुकता है। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन आपने तो वैसे कह दी 59% बढ़कर आई है। पुट कॉल रेशियो 1.10 सीरीज की शुरुआत करने के लिए किसी भी लिहाज से ज़्यादा नहीं, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का 0.99 है, और ये देखिए रोल ओवर्स जो हुए कम ही हुए, 1 करोड़ 9 लाख शेयर के रोल ओवर्स हुए निफ्टी में, पिछले महीने के मुकाबले में 5 लाख शेयर कम हुए। बैंक निफ्टी में भी रोल ओवर 82% के मुकाबले में 77% है, निफ्टी में रोल ओवर 78 के मुकाबले में 76% है। तो लोगों ने शॉर्ट्स काट लिए, शॉर्ट रोल ओवर थोड़े से कम हुए हैं। मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए तो नहीं हुए, अब वही है। बाकी डेटा ठीक है, विक्स थोड़ा सा आपका घट कर आया है। अब आइए स्टॉप लॉस दे दूँ फॉर ए चेंज। कल के स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। तो अगर कल आपको याद है तो कल के कल ही हुई है 17,625, खाली आज 650 को 625 किया है बस, उतने ही। 17,625 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर। बैंक निफ्टी का 41,000 इंट्राडे और क्लोजिंग हो गया। शॉर्ट साइड पे 17,825 कल लिखा था, आज भी वही है। शॉर्ट साइड पे 41,550 लिखा था, आज भी वही है। ठीक है। सो कल उसी रेंज को पूरा आप देखिए 17,657 से घुमा है, बिल्कुल एकदम वहीं से घुमा है। तो मैंने खाली 25 पॉइंट नीचे किया इसलिए, बट अदरवाइज स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं। ठीक है सर। नई पोजीशंस फिर खरीदे निफ्टी 17,625 के स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट जो बनेगा 17,775, 800 और 825 तीन छोटे टारगेट, 875, 925 मीडियम टारगेट, 975 का बड़ा फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बेचे, जरूर बेचे, जितना 18,000 के आसपास बेच पाए, ऊपर बेच पाए, जब मिले तब बहुत बढ़िया। 17,875 से मूड बनाना शुरू कर सकते हैं बेचने का, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बेचें, 875 पे बेचें, 925, 975 पे टुकड़ों में बेचेंगे, ऊपर बेचिए। 18,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट जो बनेंगे 17,825, 17,775 दो छोटे टारगेट, 735 और 700 मीडियम टारगेट, और 650 तक का फाइनल टारगेट, जिसके लिए अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे दीप, आजकल 4-5 लेवल से ही काम चल रहा है। हाँ, कम लेवल्स होते हैं। हाँ, लेवल्स कम होते जा रहे हैं। लेवल्स जब रेंज बड़ी होती है तो लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसे रेंज कम होने लगती है। और मुझे पता है एक दिन किसी न किसी दिन ऐसा होगा, ये इन दिनों में, शायद अगले हफ्ते, कि मैंने कम लेवल दिए, फिर मैं सोचूंगा एक आध और दे देता तो ठीक था, ये तो लेवल तोड़ के निकल गया। करेक्ट। लेकिन वो होता ही तभी है जब आप थक जाते हैं, आप सोचते हैं कि रेंज बाउंड ही रहेगा, तभी कभी न कभी रेंज से बाहर निकलता है। लेकिन अभी कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, लगता है थोड़ा और चल सकता है, देखते हैं। ठीक है सर। ये होगी बात आपकी निफ्टी खरीदने और बेचने की। बैंक निफ्टी पहले तो लेना है वही स्टॉप लॉस कल वाला 41,000, वही लेवल से कल वाले 41,450, 525 दो छोटे टारगेट, 675, 825 मीडियम टारगेट, और उसके पार निकले तो 975 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी खरीदारी। बेचने की स्ट्रेटजी वही है कल वाली, 41,800 के आसपास आए तो बेचिए। बहुत एग्रेसिव 41,500 के आसपास बेचना तो वो तब बेचना जब आपको डाउ फ्यूचर 100-150 नीचे हो जाए, तो 41,500 पे बेच दीजिए, जैसे कल था आपको मौका मिला। तो नीचे में अगर 41,500 के आसपास बेचना तो उस समय का मूड माहौल देख के डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। अभी तो 41,800 के आसपास ही बेचना है। 41,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 41,550, 475 और 425 तीन छोटे टारगेट, 41,300, 200 और 125 तीन मीडियम टारगेट। दैट्स इट। चलिए, तो ठीक है, ये है आपके लिए पूरी की स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही सेल रहेगा बैंक निफ्टी पर। BHEL PNB बैन से बाहर है, ऑब्वियसली नई सीरीज की शुरुआत है, तो बैन में अब कोई स्टॉक नहीं रहेगा। इन दोनों काउंटर्स पर भी रखें नजर। डेटा समझे सर? हाँ, समझो ना। 17,700, क्योंकि एक ही काम का डेटा है, उसके अलावा 17,700 के ऊपर जब तक है तब तक आप मजबूत है। 35 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 17,700 के पुट पर 30 लाख शेयर है, कॉल्स में 31 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। तो 17,700 के नीचे से आपको 1 पॉइंट गिनना है, 699 1 पॉइंट कमजोर वैसा। ठीक है। ऊपर में 17,800 के ऊपर से तेजी गिननी, तो 17,700 800 के बीच की रेंज में है, वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है। डेटा सीरीज की शुरुआत है पहले का। बैंक निफ्टी के तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग, लीव इट। क्यों? अब 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट इतने कम? बैंक निफ्टी के मेरे दोनों के लेवल से कम। हमारा स्टैंडर्ड है कुछ। हाँ, थोड़ा तो ज्यादा होना। 10 लाख तो 10 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो भी 40,000 की बैंक निफ्टी के पुट पर 10 लाख शेयर। अभी हम 41,300 पे है, एक तो 1,300 पॉइंट पीछे जाके, वो भी 10 लाख। 41,000 के पुट पर 7 लाख शेयर भी नहीं, क्या होता है?
अभी देखो दिन भर में हमारे सारे ये खतरों के खिलाड़ी ओपन इंटरेस्ट बना देंगे 20-25 लाख शेयर कर देंगे आज। तो इसलिए अभी डेटा बनना बाकी है, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत, लेवल्स बताई चुके। ठीक है, डन। चलिए, नई सीरीज है, देखते हैं कहां पर रहेगा एक्शन। सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी आपके सामने है। स्टॉक्स नतीजा है 3 वायदा कारोबार। टाटा केमिकल नंबर्स अच्छे हैं, अच्छे, उम्मीद भी अच्छे नंबर्स की थी, तो और स्टॉक भागा हुआ भी है, तो आई डोंट नो और कितना बढ़ेगा। हाँ, ऐसे नंबर्स नहीं कि जिसकी वजह से स्टॉक घटे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो आ जाए, वो अलग बात है, बट नंबर्स अच्छे हैं टाटा केमिकल्स के। एसबीआई कार्ड्स के नंबर उतने मुझे मजबूत दिखे नहीं है, ढीले ही हैं, मतलब ऐसा वो काफ़ी समय से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एसबीआई कार्ड कब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा अरे नंबर बहुत अच्छे हैं, 20% आपकी एनआई बढ़ गई, 50% ज़्यादा मुनाफा बढ़ गया, लेकिन इंटरनली जाके देखेंगे तो वो ग्रोथ नहीं है जो आपको चाहिए इस ज़माने में, जब सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियों के यूपीआई ट्रांजेक्शन, ये सब डिजिटल पेमेंट सब बढ़ रहे हैं। उस समय एसबीआई कार्ड्स के नंबर उतने मजबूत नहीं है। लेट्स सी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक प्राइस बहुत क्लियरली बोलता हूँ, नंबर के विपरीत कैसी भी रिएक्शन दे सकते। हो सकता है टाटा केमिकल ऊपर खुले गिर जाए, नीचे खुले तो बढ़ जाए, वो पोजीशनिंग पे बहुत डिपेंड करता है। ये सिर्फ रिजल्ट के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। रात सवाल तीसरा इंडस टावर का, ऐसे नंबर देखने में बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन प्रोविजनिंग वगैरह कुछ की है, तो अगर ये नीचे खुलता है तो बढ़ जाएगा, ऊपर खुलेगा तो घट जाएगा। आज के लिए नंबर्स में ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं पहले तो मैं बहुत बार नंबर्स पे क्लियर कट लेवल दे देता था, लेकिन आजकल नंबर्स पे रिएक्शन बड़े वाइल्ड और बड़े अजीब से आ रहे हैं, और स्टॉक नंबर्स पे रिएक्ट करने के बजाय पोजीशन पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो उस समय आपको एनालिसिस काम नहीं आता, उस समय ये काम आता है कि पहले कैसी पोजीशन बनी हुई। करेक्ट, वैसा। हाँ, सो इसलिए थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से व्यू ये ले लीजिए, ये है। बाकी ट्रेडिंग पोजीशन पे तो आपको खुद कोई पता है कि आपको कहाँ टारगेट और स्टॉप लॉस रखने हैं, उस हिसाब से देखिए। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड, इंडस टावर, टाटा केमिकल, 3 काउंटर्स नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। आइए इन नतीजों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स देते हैं, और कौन से नतीजे आए हैं, खबरें क्या कह रही हैं, ब्रोकरेज का कहाँ है नज़र। कुशल, नुपुर, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और आपके पास जो नतीजे हैं। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज निफ्टी में 2 कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज लैब और साथ ही मारुति सुजुकी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। दोनों ही मार्केट आवर्स के दौरान ही आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से इंटेलेक्ट डिजाइन, टाटा पावर, वेदांता और बंधन बैंक को फोकस लिस्ट में रखिए, ये इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के कई स्टॉक्स के लॉट साइज में बदलाव होते हुए हैं, कुछ रिवाइज अपवर्ड्स हुए हैं, कुछ रिवाइज डाउनवर्ड्स हुए हैं। अपवर्ड्स, इनफैक्ट डाउनवर्ड्स में सबसे पहले बता दूं फेडरल बैंक का यहाँ पर 10,000 से लॉट साइज 5,000 हो गया है। इंडसइंड बैंक 900 से 450, आईटीसी 3200 का लॉट साइज था, अब 1600 का लॉट साइज हो गया है, और टीवीएस मोटर्स 1400 से 700 हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक 1375 से 700 हुआ है, बट कुछ लॉट साइज अपवर्ड रिवीजन भी हुए हैं, जिसमें नाल्को है 4250 का लॉट साइज था, अब 7500 हो गया। इन्फोसिस 300 से 400 कर दिया गया है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जिसमें लॉट साइज में बदलाव हुआ है। वैसे तो काफी सारे अन्य काउंटर्स में भी हुए, चुनिंदा नाम मैंने आपको बताए जिसमें बदलाव हो गए। हाँ, लॉट साइज में बदलाव हुआ है। तो ज़्यादा कंपनियां ऐसी जिनके लॉट साइज कम हुए, लॉट साइज कम हुए हैं और अपवर्ड रिवीजन भी हुए हैं सर। आप बोल रहे हैं आईटीसी का 3200 से 1600 हो गया, 3200 से ऐसा क्यों हुआ? सो लॉट साइज चेंज हुआ है। क्यों? अरे आईटीसी का स्टॉक डबल हो गया कुशल। हाँ, तो इसलिए लॉट साइज तो बदलना ही पड़ेगा ना। हाँ, लॉट की वैल्यू कितनी होगी? आमतौर पर 10 लाख के आसपास करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली देखो 1600 हो गया। आईटीसी का भाव कितना चल रहा है आजकल? 350। जिनके भाव बढ़े, अदानी एंटरप्राइज भी देखो, जिनके भाव बढ़ गए उनके लॉट साइज सारे वैसे ही हैं, सारे क्योंकि वो वैल्यू उसको नीचे लानी है। बिल्कुल ठीक है। सो एक तो लॉट साइज वाला इंपॉर्टेंट अपडेट है, साथ ही सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच जी आईएमबी फाउंडेशन डे लेक्चर आज सुबह 11 बजे देते हुए दिखेंगे, डेटा एंड टेक्नोलॉजी इन कैपिटल मार्केट्स पर। आइनॉक्स टायरोल्यूशन पर भी नजर रखिए, इसका ओपन ऑफर आज से शुरू हो जाएगा 26% स्टेक के लिए। ऑफर प्राइस 848 रुपये 72 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी आज होगी, फाइनेंस से जुड़ी हुई मीटिंग है ये। और साथ ही जापान ये इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लोबल इवेंट के लिहाज से, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर आज फैसला आएगा।
बिल्कुल, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं हमारे सामने जहाँ पर नज़र बनी है। आइए नूपुर से जानते हैं कुछ नतीजों के बारे में। मॉर्निंग नूपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स काफ़ी मिले जुले नंबर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो वो कम होकर आए थे पिछले क्वार्टर में जो 12% है, और पिछले साल भी 14% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो यहाँ काफ़ी इम्पैक्ट है। हालांकि जो एनआईआई है उसमें 21.5% की ग्रोथ है। इस बार प्रॉफिट भी 52% से बढ़कर आया। क्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी थोड़ा सा सुधार है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टाटा केमिकल्स की बात करें तो नंबर्स जो एस्टिमेट्स थे काफ़ी बढ़िया उसके अकॉर्डिंग ही आए हैं। रेवेन्यूज़ का जो एस्टिमेट था वो 4,130 करोड़ के आसपास का था। कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वो भी 4,200 करोड़ के आसपास है। मार्जिन्स भी इनफैक्ट इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़कर आए, 17% से 22% होते दिखे। इंडस टावर्स नंबर्स कुछ इतने खास नहीं है, क्योंकि रेवेन्यूज़ तो बढ़कर आए लेकिन मार्जिन्स भी देखे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। जो प्रोविजनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर काफ़ी सारे वन ऑफ्स थे, तो एडजस्टमेंट बेसिस पे नंबर्स देखें तो वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। कैश में देखें तो सीए इंफो सिस्टम्स नंबर्स यहाँ पे मिले जुले। रेवेन्यूज़ 17% से बढ़कर आए। जो एबिट है वहाँ पे काफ़ी फ्लैट है, 28 करोड़ का, इस बार 28 करोड़ ही आया। मार्जिन्स काफ़ी गिर कर आए, 43% से 37% के आसपास दिखे। सुप्रीम पेट्रो काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यूज़ में 17% की गिरावट इस बार आती थी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 69% से इस बार कम होकर आया। मार्जिन्स 17% से कम होकर 6.4% रह गए। एबी जो सन लाइफ है वहाँ पे देखें तो उनके नंबर्स भी काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ इस बार 6% से कम होकर आए। कामकाजी मुनाफा भी 9% से कम है, और मार्जिन 60 से कम होकर 58% रह गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कैश के भी कई सारे नतीजे जहाँ पर रिएक्शन पर आपको रखनी नजर। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे खबरें आपके पास है। मॉर्निंग डीप। तो कैश के नतीजों में अनुपम रसायन अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 55% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन जो है उसमें करीब 1.25% के आसपास की बढ़ोतरी, और मुनाफा जो है 33% बढ़ा है, 48 करोड़ के आसपास आया है। सिगाची मिले जुले नतीजे है। रेवेन्यूज़ 44% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में गिरावट आई है, करीब 4% के आसपास की गिरावट है। हालांकि मुनाफा जो है 37% बढ़ा है, 13.5 करोड़ के आसपास आया है। गोपालदास एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज़ 28% बढ़े हैं। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 11.65% से गिर के 11.45%। मुनाफा जो है 60% बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल गेन है 6 करोड़ का, उसके चलते करीब 46 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है। वैभव ग्लोबल नतीजे कमज़ोर है। रेवेन्यू महज 2% बढ़े हैं। मार्जिन्स में एक शार्प गिरावट है, 10.52 से गिर के 7.7%, और मुनाफा जो है उसमें करीब 45-46% के आसपास की गिरावट है। हालांकि कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर के इंटरम ₹1.5 प्रति शेयर के इंटरम डिविडेंड का ऐलान किया है। खबरों में तो बैंक्स और एनबीएफसीज और पूरा मार्केट रहेगा, क्योंकि 3 नवंबर को एमपीसी की एडिशनल बैठक होने वाली है, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखेगा। और इन्फीबीम, यहाँ पे आरबीआई से कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो मिल चुका है, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फीबीम, इस पर रखिए नज़र। और कई सारे और काउंटर्स, कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी। आइए इनके डिटेल्स कुशल हमें देने वाले हैं। कुशल, बताएं आपके पास और कौन सी खबरों की डिटेल्स हैं। बिल्कुल, तो मेरे पास है धानुका एग्रीटेक। यहाँ पर 1 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो नतीजों के साथ साथ कंपनी बायबैक पर भी विचार करती हुई दिखेगी। पीसी ज्वेलर्स, यहाँ पर कंपनी ने लगभग 3466 करोड़ के लोन भुगतान पे डिफॉल्ट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही एक्रिसिल, इसका नाम एक्रिसिल लिमिटेड से बदलकर कैरिसिल लिमिटेड हो चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही आईआरबी इंफ्रा का कैरिसिल, CARYSIL, मतलब लेटर्स वही रखे, आगे पीछे कर दिए। आई थिंक इनकी ब्रांड सेम है, मतलब हाँ स्पेलिंग हाँ आगे पीछे ही किया है। आगे पीछे सेम। हाँ क्यों सर, मेरे को लग रहा है कि इनका ब्रांड है कैरिसिल। नहीं, ब्रांड तो एक्रिसिल ही है। नहीं, एक्रिसिल कंपनी है, बट उन्होंने जो रेंज निकाली अपने प्रोडक्ट्स की, आई थिंक कैरिसिल उनकी एक ब्रांड है। अच्छा, ओके। एक्रिसिल, CAR, क्या नया नाम क्या है? CARY। ACR, अच्छा, मतलब AC को CA कर दिया। हाँ, ओहो, किसी ज्योतिष को दिखाया होगा न्यूमरोलॉजी और उसके उसी हिसाब से है ना। मेरे को भी किसी ने बताया था ऐसा, क्या कि मेरे नाम के बीच में एक वो फादर के नाम का V और लगा दो, ऐसा खाली V। मैंने कहा अभी ठीक ही चल रहा है तो पता नहीं, नया एक्सपेरिमेंट करते जाओ, कम ज़्यादा हो जाए। अपना ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्या है, आप जाओगे कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ना वो। हाँ, कोई एक अनिल की स्पेलिंग ANIEL करवा देंगे, या डबल E करवा देंगे,
फिर मतलब अपने तो कर लेंगे, बाकी लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी सोचो। करेक्ट। जिनको लिखना है जो फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है फिर, इसलिए चलो एक्रिसिल का कैरिसिल। ठीक है। सो एक ये अपडेट है, साथ ही आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर नजर रखिए। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए मेरठ बुधवा एक्सप्रेसवे लिमिटेड ने आईआरबी और साथ ही जीआईसी को 138 करोड़ के एनसीडी जारी कर दिए हैं। तो अग्रीमेंट की जानकारी इन्होंने पहले ही दे दी थी, तो एक अपडेट है। और अंत में आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर आईडीबीआई के विनिवेश के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उससे जुड़ी हुई जितनी भी रिटर्न क्वेरीज है उसकी समय सीमा 28 अक्टूबर तक थी, उसको बढ़ाकर 10 नवंबर शाम 5 बजे कर दिया गया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें आज की। बट आइए कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिन पर करना है फोकस। आशीष है हमारे साथ तैयार एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं नतीजों पर टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं आपके पास? मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले एसबीआई का जहां से शुरुआत कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से बिकवाली की राय को बरकरार रखा गया और ढेर सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को एडजस्ट किया है। 830 से घटाकर 785 कर दिया। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, पहले ओवरवेट की राय थी, यानी अब रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। 1250 से घटाकर 900 कर दिए। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 742 से घटाकर 700 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1150 से घटाकर 1080 कर दिया। कमेंट्री की बात की जाए तो सब कह रहे हैं कि एक थोड़ी सी डबल वैमी यहाँ पर देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से घटे हैं इनके, साथ में अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा भी इनके अनुमान से कमजोर इसके लिए आया है क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ी है। बाकी तो अगर देखें तो ओवरऑल कमेंट्री ठीक ठाक है, लेकिन ये दो चिंता का कारण है जो सभी ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट किया है। इंडस स्टार यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा, अपना व्यू नहीं बदला। पहले 200 रुपए के 220 का ये लक्ष्य दे रहे हैं, 191 की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 175 रुपए के लक्ष्य ले। यूबीएस का मानना है कि नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल लिहाज से बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है, लेकिन प्रोविजनिंग जो की है इन्होंने करीब 1700 करोड़ के आसपास की, जो कि हो सकता है कि वोडाफोन की तरफ से जो रिसीवेबल्स हो उसके चलते क्यों है। तो यहाँ पर देखना होगा कि बाजार इसके ऊपर कैसा रिएक्शन देता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी खास नजर रखेगा, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। जो लक्ष्य बढ़ा है 500 रुपए का पहला टारगेट था इनका, अब रिवाइज करके 570 कर दिया है, 453 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और इनका जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से करीब 23% ज्यादा देखने को मिला है। इसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी देखें तो बढ़ोतरी की है, करीब 7 से लेकर 13% तक की बढ़ोतरी की और नए एमडी और सीईओ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका हालांकि अपने व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 375 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीजी कंज्यूमर थोड़े दिन पहले यहाँ पर नतीजे आए थे, आज ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स हैं और जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं सबने टारगेट प्राइस कट किया है। सीएलएसए देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं, 367 की क्लोजिंग है, 455 से घटाकर 445 कर दिया। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 483 से 456 कर दिया। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 490 से 465 कर दिया है। और नतीजा अगर आप देखें तो सबका मानने के अनुमान से मुताबिक है। वहीं क्रेडिट स्विस ये कह रहे हैं कि हैवेल्स की तुलना में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है, जिसके चलते देखिए इन्होंने टारगेट कट किया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स है। आजकल जब तक रिजल्ट सीजन चलता है तो आशीष थोड़ा ज़्यादा रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, बाद में तो एक दो मुश्किल खिलाएंगे। वो भी आशीष, और कितनी है रिपोर्ट्स? सर बहुत है, 4-4 5-5 रोज रिपोर्ट होती है मेरे पास पेजेस भर के। आज भी देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 108 की क्लोजिंग है, 124 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफेंस एक्सपो में काफी सारी डील उन्होंने साइन किया है। लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो उन्होंने करार किया है, यहाँ से अगर आप देखें तो नवंबर से अब ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सप्लाई शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। अनुपम रसायन यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1000 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 1030 कर दिया है, नतीजे इन्हें पसंद आ रहे हैं। एबी सनलाइफ एएमसी यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 510 से घटाकर 500 रुपए कर दिया है। मारुति पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 9042 की क्लोजिंग है, 10,600 का लक्ष्य दे रहे हैं। एयरटेल पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 817 की क्लोजिंग, 930 रुपए का लक्ष्य। ये मान रहे कि अफ्रीका का जो कल रिजल्ट आए इसके हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। टाटा कंज्यूमर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 750 से बढ़ाकर 825 कर दिया है, 770 की क्लोजिंग है। लेकिन मान रहे कि ओवरसीज परफॉर्मेंस काफी सबड्यूड रहा है,
हैवेल्स यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य थोड़ा सा घटा है, 1500 से घटाकर 1425 कर दिया है, 1187 की क्लोजिंग है। और अंत में L&T यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2178 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के लिए आ रहा है आपके लिए एक बेहतरीन शेयर। किरण जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। और मल्टी कलर में किरण जी, क्या बात है। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। कॉन्कर है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। ओपन ब्लूज कैटेगरी में क्लोजिंग मिली है, अच्छे खासे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखने को मिले। और जब ये मल्टी ईयर हाई निकल रहा था तब वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए, तो फ्रेश डिमांड देखने को मिल रही है। आजकल के लिए टारगेट्स मेरे लगभग 805 812 के देखने को मिलेंगे, पर मेरा मानना है कि सीरीज में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा और इधर से और 70-80 रुपए की बढ़त देखने को मिलेगी, तो 900 के आसपास के टारगेट्स पकड़ के चलिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 785 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज कॉनकोर। ऊपर में 900 तक भी जा सकता है सीरीज के लिहाज से, छोटे टारगेट 805 812 के। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज बताऊं, अभी आप वो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, तो जो हमारे आशीष हैं उनके नाम में 2 S लगा दे तो आशीष का हो जाएगा आशीष। तो आशीष जी, आशीष जब अभी इंडस टावर पे अपडेट दे रहे थे तो एक चीज रह गई। इंडस टावर ने अनिल जी 1770 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है टुवर्ड्स डाउटफुल डेट। उनके की कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे हैं और ये सब जानते हैं अनिल जी, की कस्टमर कोई और नहीं अनिल जी, वोडाफोन है। तो वोडाफोन में अनिल जी एक ही राय है कि उछाल पे निकले, बॉटम फिशिंग ना करें। अच्छा। तो इंडस टावर में एक छोटा सा अपडेट है। और जो हमारा अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज अनिल जी, आज अनिल जी काफी समय बाद मैं और कुणाल जी मिलके ज्वाइंट पिक ऑफ द सीरीज दे रहे हैं और हमारा ज्वाइंट पिक ऑफ द सीरीज है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन पे खरीदारी की राय है। एक तो डिक्सन को अगर आप देखें तो बेस्ट स्टॉक टू प्ले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और दूसरा अनिल जी, डिक्सन की जो पेरेंट कंपनी है वो शंघाई पे लिस्टेड है और वो टीवी बनाती है और टीवी बेचती है। उसके टीवी बिकते हैं अनिल जी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में टीवी की डिमांड बढ़ेगी तो अनिल जी हिंदुस्तान से भी डिक्सन के टीवी शंघाई जाएंगे और वहां से पाकिस्तान जाएंगे। तो एक तो अनिल जी ये है, और दूसरा अनिल जी काफी समय बाद डिक्सन के वीकली चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। पहले कुणाल जी पे जाए उससे पहले आप कह रहे हैं पाकिस्तान में टीवी की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या पाकिस्तान में डिमांड फर्नीचर की, कांच की खिड़कियों की, इनकी भी बढ़ेगी या खाली टीवी की? अनिल जी देखिए अनिल जी मेरा और कुणाल जी का डिपार्टमेंट टीवी का है, और जो खिड़की का, किचन के सिंक का डिपार्टमेंट हमारे सेठी साहब और जैन साहब का है। तो हम तो अनिल जी टीवी तक ही सीमित है। देखो भाई, फूटेंगे तो खाली टीवी थोड़ी फूटेंगे, बहुत कुछ सब कुछ जाएगा। एक तो लोगों के कांच भी फूटेंगे घर में, मतलब टीवी तो मतलब फोड़ना सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है गुस्सा निकालने का। बाकी चीजें भी है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी जैसे बंसल जी ने कहा आज हम जॉइंट पिक दे रहे हैं, तो डिक्सन पर अनिल जी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है और वीकली चार्ट पर जो पैटर्न बना है इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर डिक्सन का है, हमें उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 5000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, 4250 पर स्टॉप लॉस रख लें, 5000 के एक मुश्त टारगेट के लिए बाय करें। और अनिल जी जो अभी आप चर्चा कर रहे थे अपने नाम की स्पेलिंग बदलने की अनिल जी, तो अनिल जी देखिए मुझे ऐसा लगता है अनिल जी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम बड़े गलत हैं, और इनके नाम अनिल जी अगर इन्होंने किसी से मशवरा लिया होता तो बहुत बेहतर नाम हो जाते हैं अनिल जी। जैसे तो नाम रखने की भी कंसल्टेंसी होनी चाहिए अनिल जी। नहीं, कंसल्टेंसी तो है, अब कोई लेता नहीं लेता वो अलग बात है, देने वाले तो बहुत है कंपनियां। अब जैसे आप दे ही रहे ना, आप मतलब आप भी कंसल्टेंसी बिना मांगे भी दे ही रहे, बताइए एक दो के। अनिल जी देखिए जैसे अब ये ग्लैंड फार्मा है अनिल जी। हाँ अनिल जी ग्लैंड फार्मा नाम है ये अनिल जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता अनिल जी। ठीक है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी की थोड़ी है। तो अनिल जी नाम बदलना चाहिए।
अनिल जी देखिए ग्लैंड फार्मा क्या नाम हुआ अनिल जी, कोई अच्छा नाम रखते तो अनिल जी इस तरह अनेकों कंपनियां हैं जिनके नाम बदले जाने चाहिए। अच्छा कुछ कंपनियां अनिल जी जो चलती नहीं है, शेयर का भाव वहां पर भी नाम बदलने से फायदा होगा अनिल जी। जैसे तो अनिल जी ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। जैसे कोई एकाध आप देखिए अनिल जी जैसे वोडाफोन आइडिया है, आप उसका लोगो देखिए तो उन्होंने अपना लोगो उल्टा किया हुआ है, उसमें आई नीचे है, अगर आप कभी गौर से देखें तो वी और आई नीचे है। राइट। जब से लोगो बदला है अनिल जी तब से अनिल जी शेयर का बंटाधार हुआ है। मुझे लगा आप अच्छा भाई आपने ये, मैं सोचा कि आप बताओ कि आइडिया का नाम नो आइडिया कर दिया जाए। तो फिर भी आपने उतना खराब नहीं कहा, आई कोई उल्टा करना है। चलिए बढ़िया है बंसल जी, और आई मीन कुणाल जी की राय पर जरा गौर फरमाया जाए, बहुत ज़रूरी है कुछ न कुछ अच्छे नाम रखना। आइए तो चलिए ये है आपके लिए डिक्सन टेक में खरीदारी करने की राय। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाय का स्टॉक है, सीरीज में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है लार्सन एंड टुब्रो, इसको बाय करो। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि आने वाले 15-20 दिनों में या 25 दिनों में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। एलएनटी के अंदर 2000 प्लस के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 1940 तक 1925 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। 1890 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट बनेगा, 1890 1900 रुपए का, तो उसके नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 2025 2050 ये इमीडिएट अगले नवंबर सीरीज के अंदर के टारगेट के होंगे, नवंबर सीरीज के टारगेट होंगे। और फिर और भी पोजीशन व्यू अगर लेंगे तो 2100 प्लस का लेवल एलएनटी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। चार्ट्स के ऊपर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, रिसेंट में एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है और ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 2050 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए एलएनटी को खरीदारी करें 1890 के स्टॉप लॉस से। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। तैयार है मुदित जी भी अपनी इस सीरीज की पिक के साथ। मुदित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। यस सर। देखिए पिक ऑफ द सीरीज तो सर मैंने कल क्लोजिंग शो में दे दिया था, ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स को ही बाय करके चलेंगे। 410 के टारगेट्स नजर आते हैं नवंबर सीरीज में। स्टॉप लॉस रहेगा 352 का। जिस तरह के कल के सेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली, बढ़िया ब्रेकआउट आया, डेली चार्ट्स पर फ्लैग ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, और कल हाई के ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो ये सारी चीज तो इंडिकेट करती है बढ़िया यहाँ से तेजी बनेगी। 410 के टारगेट्स के लिए ग्रेन्यूल्स को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 352 का। परफेक्ट, तो ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी। आइए तैयार है हमारे साथ सिद्धार्थ सेदानी साहब भी। सेदानी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो धन्यवाद दूंगा किरण जी का, क्योंकि इन्होंने कॉन्कोर दिया है पिक ऑफ द सीरीज 25 तारीख को, दिवाली के बाद वाले दिन। मैंने कॉन्कोर 790 के टारगेट के लिए दिया था, जो टारगेट अचीव हो गया। दूसरा टारगेट 820 था, जो किरण जी ने एंडोर्स करके हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए, तो धन्यवाद किरण जी को पहले। दूसरी चीज, पिक ऑफ द सीरीज जो रहेगी वो एक कैश का स्टॉक लेके आया हूं, वो है मैक्स हेल्थ केयर। हॉस्पिटल बिजनेस का कंपनी है, फार्मा सेक्टर एज ए होल, हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर, मुझे लगता है कि ये सीरीज में एक ट्रैक्शन बिल्ड होगा, और उसमें मैक्स हेल्थ केयर सबसे आगे, क्योंकि टारगेट सबसे पहला रहेगा 450 का, 450 का। दूसरा टारगेट 504 रुपए का रहेगा मैक्स हेल्थ केयर पे। पहले तिमाही के जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पे भी होटल की तरह बेड की ऑक्यूपेंसी की बात होती है, 74% वैसे 68%। एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपेंसी 66,000 रुपए आए हैं, 28% बढ़ के। केपेक्स से 4,000 करोड़ का, तो दमदार है बिजनेस मैक्स हेल्थ केयर। पहला टारगेट 450 का सीरीज का, और थोड़ा पोजिशनल टारगेट 504। ओके, तो मैक्स हेल्थ केयर इस पर रखिए नजर। ये है सिद्धार्थ जी की कन्विक्शन पिक 450 और 504 के टारगेट के लिए। आइए कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर राय लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ, नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा आज के लिए। सीई इन्फोसिस्टम्स, मैप माई इंडिया, इसके आए थे नतीजे। सुमित जी एक बार जरा इसका चार्ट देखें, सी इन्फो, मैप माई इंडिया, क्या राय बनती है सर इस पे? दिवांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजिशनल अगर व्यू रखना है तो एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। लास्ट 2 से 3 महीने का जो इसके अंदर ट्रेंड चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट बना है वो करीब 1250 से 1300 के आसपास का इसके अंदर सपोर्ट बना है, और ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1400 से 1440 के 50 के आसपास का बन रहा है। तो फिलहाल एक बार थोड़े टाइम तक ये इसी रेंज में घूमेगा, और पोजिशन नजर रखेंगे 6 महीने 12 महीने का। तो जैसे ये रेंज ब्रेकआउट आएगी तो फिर स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा।
फिलहाल यहाँ से स्टॉक ऊपर में 1400 से 1450 की तरफ जा सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें और डिप में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, सी इन्फोसिस्टम, मैप माई इंडिया, ये हमारी स्पेशल 25 वाली रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है और सिद्धार्थ जी का भी फेवरेट रहा है। सिद्धार्थ जी, इस पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, बहुत पॉजिटिव राय है। यूनिक बिजनेस है मैपिंग बिजनेस का। पहले तो टारगेट बता दो, 1700 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए मैप माई इंडिया सी इन्फोसिस्टम। नतीजों में मार्जिन में थोड़ी डिप दिखी है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा मार्जिनल बढ़ा है, बट ओवरऑल बिजनेस जो है वो दमदार है। B2B का बिजनेस है अनिल जी। आज अच्छी से अच्छी गाड़ी देख लीजिए, उसमें जो मैप्स लगे हुए, चाहे वो BMW हो, मारुति हो, MG हो, सारी गाड़ियों में मैप सिर्फ सी इन्फोसिस्टम का है। 98% रोड्स, भारत की रोड्स की मैप माई इंडिया के पास है। बेहतरीन कंपनी है। 1700 के टारगेट के लिए जरूर मौका ढूंढे गिरावट पे। ओके, तो मौका ढूंढे गिरावट पर सीई इन्फोसिस्टम्स मैप माई इंडिया, यहां पर आपको रखना ही है नजर है सुप्रीम पेट्रो। कुणाल जी, एक बार इसके चार्ट देख लें। नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं, आय 16% गिरी है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, कामकाजी मुनाफा 68% गिरा है और मुनाफा भी 68% गिरा है। हालांकि एक स्टॉक स्प्लिट 1:2 के रेशियो में इन्होंने ऐलान किया। तो काफी सारी खबरें हैं जिस पर रिएक्ट करेगा स्टॉक। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार स्टॉक नीचे फिसल रहा है दीपांशु, और अब एक मेजर सपोर्ट के करीब ये आने वाला है। तो जो मेजर सपोर्ट है वो चार्ट पर लगभग 625 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों से और यहाँ से 80-90 रुपए की गिरावट संभव है, लेकिन 625 के आसपास स्टॉक को बड़ा सपोर्ट हासिल है। तो उन स्तरों पर खरीदारी में हर्ष नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और वो सपोर्ट बहुत मेजर है। तो मेरी राय में गिरावट में खरीदारी के बारे में सोचें। 620 के आसपास, 625 के आसपास मिलता है तो सुप्रीम पेट्रो में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो सुप्रीम पेट्रो, इस पर होगी खरीदारी की राय आपके लिए। एबी सनलाइफ, AMC, इसके भी नतीजे आए थे। मुद्दू जी, एक बार जरा इसका चार्ट देख लें सर। एबी सनलाइफ कमजोर नतीजे आए थे और रिएक्शन भी शायद उसका आपको आते दिखेगा। मुनाफा हालांकि 10% ऊपर गया है। कोई राय सर? नहीं दीप, मैं इसका चार्ट नहीं देख पाया। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाता हूं सर आपके पास थोड़ी देर बाद। अनुपम रसायन, यहां पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, आपकी भी। अनुपम रसायन कैसे लगे सर इसके नतीजे? ओवरऑल आय 55% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 63% बढ़ा है, मुनाफा भी 32% बढ़कर आया है। देखिए, मुझे नतीजे काफी दमदार लगे हैं और आप शायद याद करें तो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सबसे पहला स्टॉक अनुपम रसायन था मेरे लिस्ट में, और ये नतीजों ने प्रूव कर दिया है कि कंपनी फंडामेंटली काफी दमदार और साउंड है। यहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। लाइफ साइंस और स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है और प्रोडक्ट्स बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। 25 से 48 प्रोडक्ट हो गए, अब 90 प्रोडक्ट बनाने वाली है कंपनी। जरूर खरीदें। 940 के टारगेट के लिए नतीजे दमदार है। तो ये आपके लिए अनुपम रसायन, यहां पर रखें नजर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, सुमित जी, एक बार इसका चार्ट जरा देख लें सर। आय 28% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा ये 26% बढ़ा है। हालांकि थोड़ा मार्जिन कॉन्स्ट्रक्शन या ऑलमोस्ट स्टेबल है मार्जिन। 60% मुनाफा भी बढ़ा है, हालांकि उसमें एक एक्सेप्शनल गेन भी था। जरा चार्ट देखें, कल डेज हाई पर बंद हुआ था। देखिए दीपांशु, ये स्टॉक का लास्ट 3 महीने में साइडवेज मूव भी देखने को मिला। एक चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक का। इसमें नीचे में सपोर्ट है 330-340 के पास और ऊपर में इसका रेजिस्टेंस है 390-400 के पास। तो ये 390-400 की तरफ जाने को तैयार है, लेकिन अभी भी एक रेंज में ही है। 400 के ऊपर इसमें क्लोजिंग मिलती है और एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आएगा तब इसमें कोई बड़ा मूव मिलेगा, नहीं तो ये आने वाले महीने 1.5 महीने में इसी रेंज में घूमेगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। कोई डिप आता है लोअर लेवल्स पे तो खरीदारी करें। ऊपर में 380-400 रुपए तक के लेवल गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और ये रेंज में स्टॉक 1-1.5 महीना घूमेगा ऐसा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर राय। क्या लेवल से स्टॉक ये भागा है और हमने मालामाल वीकली से लेके SIP में लगातार स्टॉक को 50-60 रुपए से रिकमेंड करते हैं। सोचिए क्या कुछ स्टॉक्स तो बड़े जबरदस्त मल्टी बैगर हुए हैं, उनमें से एक ये। आइए बढ़ते आगे, करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।